गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोशाक, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर फर्स्ट का यूनिट सेकंड का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, पिछली बार हमने पढ़े थे मैक्सवेल का वेग वितरण का नियम। आज हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड पढ़ेंगे, तो यानी कि आणविक चालों का वितरण। देखो बच्चों, इसमें हम मान लेते हैं कि मान लिया एक गोलीय कवच है, ये गोलीय कवच है जिसमें अणु उपस्थित हैं, ठीक है। और ये जो अणु है इनकी चाल v से और v प्लस dv के बीच है, यानी कि यहाँ तक तो v है और ये v प्लस dv के बीच है। अर्थात जो v है इसमें इस कवच में जो अणुओं की चाल है वो क्या है, v, जो कि v और v प्लस dv के बीच में है। तथा फंक्शन एफ वी डी वी इक्वल टू होएगा एफ वी डी क्यू वी एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में इसके फंक्शन है, यानी कि एफ वी डी क्यू वी। यहाँ डैश डैश यहाँ पर एफ डैश इंटीग्रेशन ऑफ डैश है, ये डैश दर्शाता है कि समाकलन उन सभी वेगों के लिए जिनके लिए वेग का मान v व v प्लस डी वी के बीच में, उन सभी अणुओं के वेगों के लिए है। चूँकि डी वी का मान बहुत कम है, अत्यंत सूक्ष्म है, अतः एफ वी केवल v के परिमाण पर निर्भर करता है। अतः समाकलन में एफ बी का मान क्या रहता है, नियत रहता है। इसके परिमाण पर जो निर्भर करता है इसका मान क्या रहता है, नियत रहता है। अतः डी क्यू वी अर्थात गोलीय कवच का आयतन क्या होगा, v व v प्लस डी वी त्रिज्याओं के दो गोलों के बीच का आयतन, क्योंकि एक v थी और दूसरी v प्लस डी वी, तो इन दोनों के बीच का ये इसका आयतन हम निकालेंगे। इसका आयतन क्या होगा, पहले v प्लस डी वी और ये v, तो यानी पहले v प्लस डी वी इस गोले का आयतन, इस गोले के आयतन में से हम अगर इस गोले का आयतन ज्ञात माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस कवच का आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो यानी 4/3 पाई आर क्यूब, पाई 4/3 पाई v प्लस डी वी का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई v क्यूब। 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा v प्लस डी वी का होल क्यूब माइनस का v क्यूब। हम इसको a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से खोलेंगे तो हमें प्राप्त होगा v क्यूब प्लस 3v स्क्वायर डी वी प्लस 3v डी वी का होल स्क्वायर प्लस डी वी का क्यूब माइनस v क्यूब से v क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा 4/3 पाई और ये हमारे पास प्राप्त होगा 3v स्क्वायर डी वी। यहाँ पर डी वी स्क्वायर और डी वी क्यूब के पदों को क्या करेंगे, नगण्य मानेंगे, क्योंकि डी वी एक अत्यंत सूक्ष्म है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डी क्यू वी का जो मान आएगा वो प्राप्त होगा 4 पाई वी स्क्वायर डी वी। तो समीकरण 1 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे डी क्यू वी की तो हमारे पास जो मान आएगा वो होगा एफ वी डी वी इज इक्वल टू 4 पाई वी स्क्वायर एफ वी डी वी। वैल्यू पुट कर दी डी क्यू वी की, ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ वी इक्वल टू क्या होता है, सी ई की पावर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन के टी। तो एफ वी का मान समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास एफ वी डी वी प्राप्त होगा 4 पाई सी ई की पावर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन के टी वी स्क्वायर डी वी। इसी संबंध को क्या कहते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड कहा जाता है। अब मान लीजिए हम इसमें मान लेते हैं 4 पाई सी इक्वल टू क्या है, सी डैश है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, सी डैश ई की पावर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन के टी वी स्क्वायर डी वी। अब हमारे पास एक कांस्टेंट आया सी डैश जिसका हमें मान पता नहीं है, अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो चूँकि जो अणुओं की चाल वो कहाँ से 0 से इनफाइनाइट के बीच हो सकती है, ये हम जानते हैं मैक्सवेल की परिकल्पनाओं के आधार पर कि किसी भी अणु की चाल 0 से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकती है। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट एफ वी डी वी इक्वल टू क्या होगा, एन, जहाँ पर एन क्या है, अणुओं की एकांक आयतन में कुल औसत संख्या है। तो इसका एफ वी डी वी का मान हम समीकरण में पुट करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा सी डैश 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर के टी वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू एन। हमें ज्ञात करना है सी डैश का मान। हम मान लेंगे m/2 के टी, m/2 के टी को क्या मान लिया, अल्फ़ा, और एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, वी स्क्वायर।
तो सॉरी वी स्क्वायर को क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सी डैश 0 to इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एन। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका जो हम समाकलन करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है 1/4 अल्फ़ा अंडर रूट पाई अपॉन अल्फ़ा। ये वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हमारे पास प्राप्त होता है सी डैश 1/4 अल्फ़ा रूट पाई अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल टू एन। अल्फ़ा का मान हम पुट कर देंगे m/2 kT, तो हो जाएगा सी डैश अपॉन 1/4 m/2 kT अंडर रूट m/2 kT। 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा तो हमें प्राप्त होगा सी डैश का मान, इन सबको उस तरफ ले जाएंगे तो n ये उस तरफ गया तो 2m/kT अंडर रूट m/2π/kT। तो सी डैश का जो हमारे पास मान प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 4n/√π m/2kT की पावर 3/2। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे समीकरण 4 में, तो हमारे पास FV/dV का मान जो प्राप्त होता है वो होता है 4n/√π m/2kT की पावर 3/2 e की पावर -12 mv²/kT v²dV। तो यानी अणुओं का वह भाग जिनकी चालें v व v+dV के बीच हों, तो उनके लिए FV/dV इस n को इस तरफ ले आएंगे अपॉन n इज इक्वल टू हो जाएगा 4/√π m/2kT की पावर 3/2 e की पावर -12 mv²/kT v²dV। तो प्रायिकता की परिभाषा के अनुसार FV/n क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी PV। तो ये हो जाएगा PV/dV इज इक्वल टू 4/√π m/2kT की पावर 3/2 e की पावर -12 mv²/kT v²dV। तो ये प्रायिकता प्रोबेबिलिटी प्राप्त हो गई। अब और इसलिए प्रायिकता फलन PV फंक्शन होगा, जो प्रायिकता फलन का जो मान होगा प्रोबेबिलिटी फंक्शन वो PV इक्वल टू होगा 4/√π m/2kT की पावर 3/2 की पावर -12 mv²/kT v²। ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा और यही आदर्श गैस अणुओं की चाल के लिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहलाता है। अब हम अलग अलग इस कंडीशन लेकर चलते हैं। पहले FV व V में क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे FV और V में, जो कि हम देखते हैं कि FV इज प्रोपोर्शनल टू e की पावर -12 mv²/kT है। तो यानी कि इससे प्रतीत होता है कि यानी कि V के बढ़ने पर FV का मान क्या हो रहा है, चरघातांकी रूप से घटता है जब V का मान कम होता है उस कंडीशन में। लेकिन जब V का मान अधिक होता है उस कंडीशन में, जब V का मान कम होता है तो FV किसके प्रोपोर्शनल टू होता है, V² के, अर्थात V के बढ़ने पर FV भी क्या होता है, बढ़ता है। तो दो कंडीशन प्राप्त होती है, एक जब V का मान अधिक होता है, एक जब V का मान कम होता है। V का मान अधिक होता है तो FV का मान चरघातांकी रूप से घटता है, V का मान कम होता है तो FV का मान भी बढ़ता है। तो ये अतः हम कह सकते हैं FV व V में वक्र पहले तो परवलय रूप से बढ़ता है, फिर अधिकतम प्राप्त होता है और तब उसके बाद चरघातांकी रूप से इसका मान गिरता है। देखो बच्चे, इस प्रकार से जब V का मान कम होता है तो जैसे जैसे V का मान बढ़ता है FV का मान बढ़ता जाता है। एक जगह पर जाकर इसका मान क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद जब V का मान बढ़ता है तो ये चरघातांकी रूप से इसका मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। यानी उचित संभाव्य चाल यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, ये जो V0 है जहाँ पर इसका मान मैक्सिमम होता है, इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी कि अधिकतम उचित संभाव्य चाल। तो उचित संभाव्य चाल के राइट वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल, राइट वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल इसके बाईं ओर के क्षेत्रफल से क्या होता है, अधिक होता है। अतः आधे से अधिक अणुओं की जो चालें होती हैं वो यानी मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड होती हैं वो V0 से क्या होती हैं, अधिक होती हैं। अब हम निकालते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू की, सर्वाधिक संभव चाल का मान क्या होता है। तो वह चाल जिसके संगत FV का मान अधिकतम प्राप्त होता है, यानी FV का मान जहाँ पर अधिकतम होता है उसी चाल को क्या बोलते हैं, सर्वाधिक प्रासंभव चाल या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, V0 से दर्शाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए डेल FV/डेल V इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, यानी एक तरह से कॉन्स्टेंट तो मैक्सिमम वैल्यू, तो इसलिए वहाँ पर इसका मान क्या होता है,
ज़ीरो होता है। तो चूँकि हम जानते हैं एफ वी डी वी इक्वल टू क्या होता है 4n अपॉन रूट पाई m अपॉन 2 के टिक पावर 3/2 e की पावर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर डी वी। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए हम क्या करेंगे डेल एफ वी अपॉन डेल वी निकालेंगे, यानी कि इस समीकरण का क्या करेंगे हम अवकलन करेंगे। तो हो जाएगा डेल अपॉन डेल वी। ये तो सारे क्या हैं अचर पद हैं, इसलिए तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएंगे ज़ीरो हो जाएंगे। तो हमारे पास प्राप्त होगा वी स्क्वायर ई की पावर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन के टी। अब हम इसका क्या करेंगे अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा वी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन के टी, और यानी कि वी स्क्वायर तो कॉमन लेंगे, इसका होगा ई की पावर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन के टी, और फिर इसका करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा माइनस हाफ एम अपॉन के टी और वी स्क्वायर का 2v, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस और अब की बार इसको कांस्टेंट रखेंगे ई की पावर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन के टी और वी स्क्वायर का करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 2v इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा ई की पावर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर के टी 2v कॉमन आएगा, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के टी और इधर से प्राप्त होगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये इस तरफ चल जाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के टी इज इक्वल टू 1, या फिर हम बोल सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के टी अपॉन एम। तो हमारे पास वी ज़ीरो का जो मान प्राप्त होगा इसका अंडर रूट यानी कि 2 के टी अपॉन एम, तो यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है जो इसका मान क्या होता है अंडर रूट 2 के टी अपॉन एम होता है। अब पी वी का वक्र की शिखर ऊंचाई यानी पीक हाइट ऑफ पी वी वक्र तो इसके लिए हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 11 में आपके इसमें समीकरण नंबर 11 में पी वी इसका मान पुट कर देंगे। तो समीकरण 11 में वी ज़ीरो का मान पुट कर देंगे तो पी वी का जो मैक्सिमम मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा पी वी मैक्सिमम इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट पाई एम अपॉन 2 के टी पावर 3/2 ई की पावर माइनस 1 अंडर और 2 के टी वी स्क्वायर की जगह पुट करेंगे 2 के टी अपॉन एम। तो ये एक 2 के टी अपॉन 1 और ये हो गई 3/2 यानी कि 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया हाफ, तो यानी कि 2 एम अपॉन 2 के टी की पावर क्या हो गई हाफ और 1 अपॉन ई 4 अपॉन रूट पाई। तो ये इनके बीच में जब ग्राफ खींचते हैं एफ वी और वी के बीच में तो हमें प्राप्त होता है जैसे जैसे वी का मान बढ़ता है एफ वी का मान बढ़ता है एक कंडीशन पर जाकर मैक्सिमम होता है उसके बाद वापस से कम हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, जैसे पहले 1200 है फिर ये हो गया 1500 केल्विन, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ इस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मान क्या हो गया कम हो गया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मान कम। तो अतः स्पष्ट है कि भारी अणुओं के लिए पी वी मैक्सिमम क्या होता है अधिक ऊंचा होता है और यह वी के मान के कम मान पर प्राप्त होता है। भारी अणु जैसे H2 हल्का है और 2 इससे भारी है तो भारी अणु का जो वी ज़ीरो का मान है वो ऊंचा है इससे और साथ ही वी का मान जब कम है उस कंडीशन पर इसका मान प्राप्त होता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर शिखर घटता है और वी का मान भी अधिक प्राप्त होता है। अब वो है औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड अब हम निकालेंगे, हम जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू 4n अपॉन रूट पाई एम अपॉन 2 के टी पावर 3/2 ई की पावर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर के टी वी स्क्वायर। तो औसत मान या औसत चाल जो निकालने का सूत्र होता है वो होता है इसको औसत से दर्शाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ वी एक्स डी वी अपॉन एफ वी डी वी। तो अब हमें औसत चाल ज्ञात कर रहे हैं तो यानी कि औसत चाल हो जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली औसत चाल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इनफाइनाइट एफ वी एक्स की जगह क्या हो जाएगा वी डी वी अपॉन एफ वी डी वी। चूँकि एफ वी डी वी का मान क्या है एकांक आयतन में अणुओं की संख्या के बराबर होता है, यानी कि 0 to इनफाइनाइट एफ वी डी वी इज इक्वल टू क्या होता है एन होता है। तो इसकी जगह तो हम क्या पुट कर देंगे एन पुट कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा एवरेज वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट एफ वी वी डी वी अपॉन एन। अब हम एफ वी का वैल्यू पुट कर देंगे, एफ वी का मान हम रखते हैं तो एवरेज वैल्यू ऑफ v इक्वल टू होएगी 4n अपॉन रूट पाई 2
रूट पाई 0 to इनफाइनाइट अल्फ़ा की पावर 3/2 ई की पावर माइनस अल्फ़ा वी स्क्वायर वी क्यू डी वी। तो एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वही यहाँ पर अल्फ़ा क्या माना गया है, m/2kT। तो हो जाएगा 4/√पाई अल्फ़ा की पावर 3/2 कॉमन आ जाएगा। और जब हम बाकी का समाकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है हाफ ऑफ 2kT की पावर अपॉन m का होल स्क्वायर। तो ये पावर है 3/2 और इसकी पावर है 2। तो जब हम ये ज्ञात करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होता है 3/2 माइनस 2। तो ये हमें प्राप्त होता है माइनस का हाफ। तो यानी कि ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये माइनस हाफ है, यानी कि हमें प्राप्त होगा m/2kT की पावर माइनस हाफ। तो माइनस हाफ हो तो इसको लिख सकते हैं 2kT/m। तो ये हो जाएगा √2kT/m। तो ये इसको 2 को अंदर ले जाएंगे तो अंदर हो जाएगा 4, यानी 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास जो वी एवरेज वैल्यू ऑफ वी प्राप्त होगी वो होगी √8 kT/πm। अब हम निकालेंगे वर्ग माध्य मूल चाल, यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो अणुओं की जब वर्ग माध्य मूल चाल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, पहले तो वर्ग माध्य चाल निकालेंगे हम और फिर उसका अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास वर्ग माध्य मूल चाल प्राप्त हो जाएगी। तो वर्ग माध्य चाल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/n 0 to इनफाइनाइट वी स्क्वायर्ड एफ वी डी वी। तो वही एफ वी का हम मान पुट कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 4n√π m/2kT/3/2 वी स्क्वायर, एक वी स्क्वायर ये रहा तो यानी कि वी की पावर 4 ई की पावर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर/kT डी वी। वही एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको वही हम अल्फ़ा इक्वल टू क्या मान लेंगे, m/2kT। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा की पावर 3/2 0 to इनफाइनाइट वी की पावर 4 ई की पावर माइनस अल्फ़ा वी स्क्वायर डी वी। जब हम इसका समाकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3/8√π/अल्फ़ा की पावर 5। ये तो √π से √π कैंसिल, ये हो जाएगा 2 बार। तो हमें प्राप्त होगा 3/2/अल्फ़ा, क्योंकि ये हो गई अल्फ़ा की पावर 5/2 और ये होगी अल्फ़ा की पावर 3/2। तो अल्फ़ा की पावर 5/2 माइनस 3/2 करते हैं तो हमारे प्राप्त होता है 2/2 = 1। तो इसलिए हो गया अल्फ़ा। तो यहाँ 3/2 अल्फ़ा की मान पुट कर देंगे तो m/2kT, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि वर्ग माध्य चाल हमारे पास जो प्राप्त होगी वो होगी 3kT/m। लेकिन हमें निकालना है वर्ग माध्य मूल चाल। तो वर्ग माध्य मूल चाल यानी कि VRMS, इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो VRMS की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, √3kT/m। तो यानी VRMS की वैल्यू √3kT/m। V0 की हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू कितनी निकली थी, 2kT/m। और एवरेज वैल्यू हमारी कितनी निकली थी, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एवरेज वैल्यू हमारी निकली थी 8 kT/m। तो अगर हम इन तीनों में देखें तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, √3kT/m यानी VRMS की। फिर उसके बाद एवरेज वैल्यू होती है √8 kT/m और सबसे कम होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू V0 की। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये समझ में आ गई होगी। फिर भी बच्चों कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। बच्चों आज आपकी यूनिट भी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हमसे हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।